सुरभि आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी। खुले गले का ब्लाउज, ढीला जूड़ा, खुला पल्लू और माथे पर अपनी साड़ी के रंग से मिलता हुआ बड़ी सा बिंदी, गुलाबी कलर की लिपस्टिक और गले में लंबा सा मंगलसूत्र। इन सब में सुरभि बेहद ही सुंदर लग रही थी। कल रात ही उसने तय कर लिया था कि उसे क्या पहनना है और कीर्तन में जाने के लिए किस तरह से तैयार होना है। सुबह होते ही उसने अपने बहू जूली से कहा, जूली जरा बेसन, हल्दी और गुलाब जल मिलाकर लेप तैयार कर लेना। बहुत दिनों से मैंने लगाया नहीं है। पूजा पाठ, भजन कीर्तन और भगवान के चरणों में मैं कुछ इस तरह से लीन हो जाती हूँ कि मुझे अपनी ओर ध्यान देने का ही समय नहीं मिल पाता। सुरभि की बातें सुन जूली मंद मंद यह सोचकर मुस्कुराने लगी कि हर मंगलवार को मम्मी जी यही सारी बातें दोहराती हैं, जबकि वह सप्ताह में 2-3 बार अपने चेहरे पर निखार के लिए लेप लगाती हैं और भजन कीर्तन से ज्यादा वे खुद के लुक पर ध्यान देती हैं। जूली होठों पर मुस्कान लिए हुए बोली, मम्मी जी इस बार आप यह इंस्टेंट ग्लो वाला पील ऑफ ट्राई करके देखिए। जूली के ऐसा कहते ही सुरभि आश्चर्य से बोली, क्या सचमुच इंस्टेंट ग्लो आता है? आप ट्राई करके तो देखिए मम्मी जी, जूली ने प्यार से कहा। वैसे दोनों सास बहू के बीच कोई तालमेल नहीं था। एक पूर्व की ओर जाती तो दूसरी पश्चिम की ओर। सुरभि को खाने में जहाँ चटपटा मसालेदार पसंद था, वहीं जूली डाइट फूड पर जोर देती। सुरभि चाहती थी कि कॉलोनी की बाकी बहुओं की तरह ही जूली भी घर पर साड़ी ही पहने, लेकिन वह ऐसा नहीं करती क्योंकि उसे काम करते समय साड़ी में असुविधा महसूस होती। इसीलिए वह घर पर ज्यादा करके कुर्ती या लेगिंग्स पहन लेती ताकि घर पर शांति बने रहे और बात ज्यादा ना बढ़े। लेकिन यह भी सुरभि को नागवार ही गुजरता। जूली की एक और बात सुरभि की आंखों में चुभती और वह थी कि जूली का भजन कीर्तन से दूर भागना। इस बात को लेकर सोसाइटी की सभी औरतें सुरभि को ताने भी दिया करती थी कि कैसी बहू ब्याह कर लाई हो जो पूजा पाठ और भजन कीर्तन में भाग लेने के बजाय वहां से भाग लेती है। सुरभि की घनिष्ठ सहेली माया तो उससे कई बार ये कहने से भी नहीं चूकती कि तेरी बहू तो बिल्कुल भी संस्कारी नहीं है। ये सुनकर सुरभि का पारा चढ़ जाता और वह जूली पर दबाव डालती कि वह भी बाकी बहुओं की तरह सज धज कर पूजा अर्चना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। लेकिन जूली साफ मना कर देती क्योंकि वह किसी के भी दबाव में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिसे करने का उसका अपना मन ना हो। इसी वजह से कई बार दोनों के बीच कहासुनी भी हो जाती। जूली का मानना था ये कर्म ही पूजा है और हर इंसान को अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। जूली की इसी सोच की वजह से वह अपना वक्त औरों की तरह पूजा पाठ में नहीं गवाती, जो सोसाइटी की महिलाओं को बुरा लगने का एक बहुत ही बड़ा कारण था। सुरभि और जूली के बीच लाख अनबन हो, लेकिन जहाँ फैशन की बात आती दोनों एक हो जाती और सुरभि जूली के फैशन टिप्स जरूर फॉलो करती क्योंकि जूली का फैशन सेंस कमाल का था। उसके ड्रेसेस, मेकअप और हेयर स्टाइल के आगे सब फीका लगता। सुरभि फेस पैक का डिब्बा जूली से लेते हुए बोली, आज मोहल्ले की सभी औरतें कीर्तन में आएंगी ना, इसलिए मुझे भी थोड़ा ठीक ठाक तैयार होकर तो जाना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं बाहरी सुंदरता पर विश्वास नहीं रखती, मन की सुंदरता ही इंसान की असली सुंदरता होती है। लेकिन तुम तो जानती ही हो कि यहाँ की औरतों को खासकर वह निधि ना जाने अपने आप को क्या समझती है। उसे तो ऐसा लगता है कि जैसे उससे ज्यादा सुंदर इस सोसाइटी में कोई है ही नहीं। और जब से दादी बनी है इतराती फिरती है, हर किसी से कहते नहीं थकती कि मेरी वजह से किसी को मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। जब तक मैं किसी को ना बताऊं कि दादी बन गई हूँ, कोई जान ही नहीं पाता। भला कोई जान भी कैसे पाएगा? चेहरे पर इतना मेकअप जो पोत कर आती है, भजन में आती है या फैशन शो में, कौन जाने। जूली बिना कुछ कहे सुरभि की बातें सुनकर केवल मुस्कुराकर वहां से चली गई, क्योंकि जूली भली भांति जानती है कि स्वयं सुरभि भी सोसाइटी की उन्हीं महिलाओं में से एक है जो लोगों के सामने खुद को सुंदर दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। भजन कीर्तन, पूजा पाठ, व्रत अनुष्ठान, यह सब इन सोसाइटी की ज्यादा महिलाओं के लिए एक मनोरंजन और टाइम पास का साधन मात्र ही है, जिसमें दिखावा और ढोंग से ज्यादा कुछ नहीं है। असल में यहाँ की ज्यादातर महिलाएं केवल सच समझकर मंदिर प्रांगण में खुद को सुसंस्कृत साबित करने में लगी रहती हैं। अपनी भव्यता, महंगी साड़ियों और गहनों का दिखावा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। आस्था, श्रद्धा जैसे बड़े बड़े शब्द सिर्फ दिखावा और स्वांग मात्र ही है। इस बात से जूली पूर्ण रूप से अवगत थी। हर गुरुवार की तरह आज भी शहर के पॉश कॉलोनी साई परिसर में शाम को सोसाइटी कंपाउंड के मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन का आयोजन रखा गया था। इसलिए सुरभि सुबह होते ही अपने चेहरे पर निखार लाने में जुट गई थी और सारा दिन शाम की तैयारी में लगी रही। निर्धारित समय पर पूरी तरह से सज सवज कर इतराती हुई बुदबुदाई, आज कीर्तन में सबकी नजरें सिर्फ मुझ पर और मुझ पर ही होगी। तभी सुरभि का फोन बजा। हेलो सुरभि, भजन संध्या के लिए तैयार हुई या नहीं? मैं और मेरी बहू निकल रहे हैं, सुरभि की खास सहेली माया बोली, जो उसी सोसाइटी की रहने वाली थी। हाँ बस निकल ही रही हूँ, तुम दोनों सास बहू निकलो, मैं तुम्हें गेट पर ही मिलती हूँ। सुरभि अपने मेकअप का टचअप करती हुई बोली, अरे क्या तुम अकेले ही कीर्तन में आ रही हो? जूली क्यों नहीं आ रही है? अब क्या बताऊं माया, तुम तो जानती ही हो जूली को, उसका मन कहाँ लगता है इन सब में। उससे तो बस फैशन करवा लो, बिना मिर्च मसाला के खाना बनवा लो या फिर इधर उधर घूमने को कह दो, एक पैर में खड़ी रहती है। सुरभि दुखी और शिकायती अंदाज में बोली, अच्छा छोड़ इन सब बातों को, ठीक ही है जो नहीं आ रही है। वैसे भी मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है जो मैं उसके सामने तुम्हें बता नहीं पाऊंगी। अब तुम जल्दी बाहर मिलो, मैं फोन रखती हूँ। अपनी सारी बातें रहस्यमय तरीके से कहने के बाद माया ने फोन रख दिया। कॉलोनी के मंदिर प्रांगण में मेला सा लगा हुआ था, खूब धूम मची हुई थी। यह एक प्रकार का साप्ताहिक मेला का आयोजन जैसा ही था। हफ्ते में एक दिन भजन कीर्तन सभी महिलाओं के मनोरंजन के साथ ही साथ सुसंस्कारी होने का परिचय भी था।
आसपास की सोसाइटी की औरतें भी पूरे मेकअप में इतना सज धज कर आई थी जैसे शादी ब्याह में आई हो या फिर कोई फैशन शो चल रहा हो। छोटे छोटे समूह बनाकर सभी औरतें एक दूसरे से गुफ्तगू करने में लगी हुई थी। उनमें से कोई अपने कान का नया झुमका दिखा रही थी, तो कोई अपनी साड़ी पर इतरा रही थी, कोई अपनी सास की दुष्टता के कर्मकांड बयां कर रही थी, कोई अपनी बहू के आतंक पर रो रही थी, कोई अपने ही घर की कहानी सुना रही थी। सभी अपनी अपनी गाथाएं सुनाने में व्यस्त थी। सुरभि भी अपनी संगी माया और उसकी बहू के संग प्रांगण में पहुंची। वहां पहुंचते ही माया की बहू नेहा अपनी सास को छोड़कर अपनी हम उम्र और अपनी सहेलियों के पास खिसक ली। खूब ढोल ताशे और मंजीरे बजे। भक्ति गीतों से पूरा परिसर गुंजायमान हो उठा। कुछ बुजुर्ग महिलाएं वहां पर उपस्थित महिलाओं को भजन कीर्तन पूजा अर्चना का जीवन में महत्व समझाकर अपने अपने घरों का पोथा पुराण लेकर बैठ गई और फिर बाकी महिलाएं भी इधर उधर की बेकार की बातें लेकर शुरू हो गई। यह सब हर सप्ताह का दृश्य था। माया और सुरभि दोनों भजन के बाद अलग थलग एक कोने में जा बैठी। तब सुरभि ने कहा, तुम फोन पर कह रही थी ना कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो, तो अब बताओ तुम क्या बताना चाहती हो। माया ठंडी सांसें भरती हुई बोली, देखो सुरभि, मैं तुमसे जो कुछ कहने जा रही हूँ उसे धैर्य और ध्यान से सुनना। तुम्हारी बहू जूली संस्कारी नहीं है, यह बात तो तुम जानती ही हो, लेकिन यह नहीं जानती कि अब वह इस बात को पूरी तरह से सिद्ध करने जा रही है। जिस बहू के पास भजन कीर्तन के लिए वक्त नहीं है, उसके पास अपने सास ससुर और परिवार के लिए वक्त कहाँ से होगा। यह सुन सुरभि आश्चर्य से माया का हाथ थामती हुई बोली, तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम साफ साफ कहो ना, तुम्हें जो भी कुछ कहना है। तभी माया धीरे से बोली, जूली तुम्हें और तुम्हारे पति को वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रही है। मेरी बहू नेहा ने उसे वृद्धाश्रम से बाहर निकलते हुए देखा था और उसके हाथों में कुछ कागज भी थे, शायद वृद्धाश्रम के फॉर्म होंगे। माया का इतना कहना था कि सुरभि की आंखें भर आई। उसके और जूली के बीच विचारों का मतभेद जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं था कि जूली उन्हें ओल्ड एज होम भेजने की सोचे। सुरभि की आंखों में आंसू देख माया बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि जूली को सत्संग और भजन कीर्तन में अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया कर, तभी तुम संस्कारी बन पाएगी, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाई। यह उसी का नतीजा है। मेरी बहू नेहा को देख, सुबह शाम ईश्वर की आराधना करती है, मन लगाकर भजन कीर्तन करती है, तभी तो संस्कारी है। धर्म कर्म पाप पुण्य सब जानती है, इसीलिए परिवार को साथ लेकर चलती है। माया और सुरभि की बातें अभी खत्म ही नहीं हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अब पूरा मंदिर परिसर खाली होने लगा था। सब अपने अपने घर की ओर जाने लगे थे। तभी सिर पर पल्लू ओढ़े नेहा भी वहां आ गई और माया से बोली, मम्मी जी चलिए अब हम भी चलते हैं। माया उठ खड़ी हुई और सुरभि से बोली, चलो सुरभि। सुरभि शांत रही, फिर बोली, तुम दोनों चलो, मैं थोड़ी देर रुक कर आऊंगी। सुरभि के ऐसा कहने पर माया और उसकी बहू चले गए। सुरभि काफी देर तक अकेली बैठी रही, फिर मन में कुछ निश्चय कर घर लौट आई। सुरभि देर से लौटी थी, यह देखकर जूली दौड़कर उनके पास आकर बोली, मम्मी जी आज आपको आने में बहुत देर हो गई, मैं कब से आपकी राह देख रही थी। सुरभि ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कमरे की ओर मुड़ गई। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कागज पर पड़ी, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में वृद्धाश्रम लिखा था, जिसे पढ़ने के लिए सुरभि को चश्मे की जरूरत नहीं थी। सुरभि समझ गई कि माया जो कह रही थी वो सही है। सुरभि की आंखों से लुढ़कते हुए आंसू उसके गालों पर आ गए और वो फौरन अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। जूली ने बहुत आवाज लगाई, लेकिन सुरभि ने दरवाजा नहीं खोला, बस इतना कहा कि कुछ देर के लिए मैं अकेले रहना चाहती हूँ। जूली चुपचाप दरवाजे से लौट गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। उस रात सुरभि ने किसी से कोई बात नहीं की। जूली के लाख मनुहार के बाद भी सुरभि ने खाना भी नहीं खाया। सुरभि के पति आलोक ने पूरी कोशिश की सुरभि कुछ बोले, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, जैसे उसने न बोलने का प्रण कर लिया हो, और इस प्रकार मौन रही। इसी प्रकार 3-4 दिन बीत गए और 5वें दिन सुरभि अपना और अपने पति का सामान पैक करने लगी। यह देख आलोक जी बोले, यह सब तुम क्या कर रही हो सुरभि। सुरभि बिना जवाब दिए पैकिंग में लगी रही। तभी वहाँ जूली और उसके पति विवेक भी आ गए। सुरभि को इस प्रकार सामान पैक करता देख जूली से रहा नहीं गया और वह जोर से बोली, मम्मी जी ये सब क्या है, ना आप ठीक से खाना खा रही हैं, ना किसी से कुछ बोल रही हैं, और अब यह पैकिंग। जब तक आप हमें बताएंगी नहीं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें पता कैसे चलेगा। आप बताइए तो सही कि आखिर बात क्या है। जूली का बस इतना कहना था कि सुरभि ने प्रचंड रूप धारण कर लिया और कहने लगी, प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहती ही नहीं कि हम तुम्हारे साथ रहें। मैं तुम्हें किसी बात पर रोक टोक करूं, तुम्हें साड़ी पहनने को कहूं, तुम्हें अपने संग भजन कीर्तन में भाग लेने को कहूं, तुम्हें सोसाइटी की दूसरी बहुओं की तरह संस्कारी बनाने की कोशिश करूं। जूली अवाक सुरभि को सुनती रही, फिर बीच में ही उसे रोकती हुई बोली, मम्मी जी ये सब बेबुनियाद बेकार की बातें आप क्यों कह रही हैं। अच्छा बेबुनियाद बेकार की बातें, तुम कुछ दिन पहले वृद्धाश्रम गई थी और वहाँ से कागज भी लेकर आई हो। तुम हमें ओल्ड एज होम भेजना चाहती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम अपने पुराने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने किराएदार से मकान भी खाली करवा लिया है, हम वहीं जा रहे हैं, ये उसी की तैयारी है। सुरभि तमतमाती हुई बोली। इतना सब सुनने के बाद सुरभि के पति आलोक चिढ़ते हुए बोले, ये क्या बकवास कर रही हो। जूली वृद्धाश्रम जरूर गई थी, वहाँ से वो फॉर्म भी लेकर आई है, लेकिन हमें वृद्धाश्रम भेजने के लिए नहीं। जूली हर महीने कुछ सेविंग करती है और अब जब उसके पास अच्छी खासी सेविंग हो जाती है तो वह उन रुपयों से जरूरतमंदों की मदद करती है। कभी किसी गरीब मजदूर बच्चे के स्कूल का फीस भर देती है, तो कभी किसी अनाथालय में जाकर उनकी सहायता करती है। इस बार मैंने ही उससे कहा था कि मेरे दोस्त को सहायता की जरूरत है। मेरे दोस्त के बच्चे उसे वृद्धाश्रम में छोड़कर उसे सारे रिश्ते तोड़कर चले गए हैं।
वो बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए जूली वृद्धाश्रम गई थी और किसी संस्था में रुपए जमा करने के लिए उनकी अपनी कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उसी का कागज लेकर आई है जूली, जो तुमने देखा होगा। ये सुनते ही सुरभि गुस्से में बोली, अगर ऐसी ही बात है तो आप सबने मुझे क्यों नहीं बताया? सुरभि के इस सवाल का जवाब जूली ने बड़े प्यार से दिया। वह बोली, क्योंकि मैं ये जानती थी कि अगर मैं आपसे कहूंगी कि मेरे पास कुछ रुपए हैं और मैं उन्हें किसी अच्छे कामों में लगाना चाहती हूँ, तो आप कहती कि उसे हम मंदिर के किसी ट्रस्ट को दान दे देते हैं, भव्य भजन संध्या का आयोजन करते हैं या किसी मंदिर में अनुष्ठान करा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उन पैसों से केवल जरूरतमंदों की सहायता करना चाहती थी और आगे भी यही करना चाहूंगी। और रही बात आप लोगों को वृद्धाश्रम भेजने की, तो मैं यह अपने सपने में कभी नहीं सोच सकती। आप और पापा जी तो इस घर की शान है, इस घर की रौनक है। छोटों के सिर पर अपने बड़ों का हाथ होना ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है, जिसे मैं किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती हूँ। तभी सुरभि का मोबाइल बजा और उसके फोन उठाते ही उसके चेहरे का उड़ता रंग इस बात की पुष्टि कर रहा था कि जरूर कोई गंभीर बात है। सुरभि के फोन रखते ही सभी ने एक स्वर में कहा, क्या हुआ? सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वह जूली का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली, तू चल मेरे साथ, मैं सब बताती हूँ। कहती हुई सुरभि अपनी सहेली माया के घर जूली को लेकर पहुंच गई। वहां पहुंचकर जूली ने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह हैरान रह गई। माया और उसके पति का कुछ सामान जमीन पर बिखरा हुआ था। माया रो रही थी, उनके पति खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए मौन खड़े थे। बेटा हाथ में हाथ धरे ये सब देख रहा था और माया की सुसंस्कारी बहू उन पर जोर जोर से चिल्ला रही थी। सुरभि को देखते ही माया भागकर उसके पास आ गई और उसे गले लगाकर रोती हुई बोली, सुरभि देखना नेहा क्या कह रही है। ये कह रही है कि हम इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि यह घर उसके पति के नाम पर है। इस घर को बनाने के लिए उसके पति ने लोन लिया है। अब तुम ही बताओ कि इस उम्र में हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे। ये सुनकर सुरभि ने नेहा को बहुत समझाने की कोशिश की कि सास ससुर माता पिता के समान होते हैं। यह घर जरूर तुम्हारे पति के नाम पर है, लेकिन तुम्हारा पति इनका इकलौता बेटा है। लोन जरूर तुम्हारे पति ने ली है, लेकिन इन्होंने भी तो अपना पुराना घर बेचकर इस घर में पैसे लगाया है, अपनी जमा पूंजी भी इस घर में लगाई है। लेकिन नेहा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, उल्टा वह सुरभि से ही बदतमीजी पर उतर आई। ये देख जूली की आंखें लाल हो गई और वह नेहा पर तनती हुई बोली, तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, यही है तुम्हारे संस्कार। जूली का इतना कहना था कि नेहा करती हुई बोली, तुम संस्कारों के बारे में कुछ जानती भी हो? तुम तो खुद अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज रही हो और यहाँ मुझे संस्कारों के पाठ पढ़ाने आई हो। तुमसे किसने कहा कि मैं अपने मम्मी पापा को वृद्धाश्रम भेज रही हूँ? तुम जैसी छोटी सोच वाले ही ऐसा सोच सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। माता पिता तो बच्चों के लिए सुरक्षा कवच की तरह होते हैं और अपने सुरक्षा कवच को अपने से अलग नहीं किया जाता। लेकिन तुम्हें यह बात कहाँ से समझ आएगी? तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। तुम एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि तुम अंकल आंटी को इस घर से नहीं निकाल सकती। जूली ने जोर डालते हुए कहा, क्यों क्यों नहीं निकाल सकती? और तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? नेहा कुर्राती हुई बोली, मैं कोई नहीं होती तुम्हें रोकने वाली, लेकिन कानून तुम्हें रोक सकता है। बस एक पुलिस कंप्लेंट की जरूरत है। अच्छा होगा कि तुम अंकल आंटी को ऊपर वाले हिस्से में आराम से रहने दो, और तुम अलग रहना चाहती हो तो नीचे के हिस्से में सुकून से रहो और इन्हें भी रहने दो। जूली नेहा की ओर उंगली दिखाती हुई बोली। पुलिस कंप्लेंट की बात सुनकर नेहा डर गई और माया और उसके पति का मकान के ऊपरी हिस्से में रहने के लिए मान गई। नेहा के मानते ही जूली जमीन पर बिखरे माया और उसके पति का सामान उठाकर जमाने लगी। ये देखकर सुरभि और माया को अपनी सोच पर आज पछतावा हो रहा था। सुरभि को हमेशा इस बात का मलाल था कि उसकी बहू जूली संस्कारी नहीं है और ना तो वह किसी पूजा पाठ या भजन कीर्तन में शरीक होती है और ना ही कोई धर्म कर्म या पुण्य का कार्य करती है। लेकिन आज वो समझ गई थी कि असली धर्म कर्म और पुण्य क्या होता है। माया सुरभि को गले लगाती हुई बोली, तेरी बहू सच में सुसंस्कारी है, उसे समझने में भूल हमसे ही हुई है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर